नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 580 जिसका नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ये कवर होता है आपके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंप्लीशन एंड रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें कैटेगराइजेशन भी कर दिया है कि कौन सा हेडिंग या कौन सा क्वेश्चन ए कैटेगरी है, कौन सा बी कैटेगरी है। राइट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इन सारे प्रश्नों के आंसर अगर आप कर पाते हैं मतलब आप WR को आराम से हैंडल कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि सर WR होता क्या है। यार, ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, पूरा ऑडिट करता है, फिर रिपोर्ट बनाता है। तो रिपोर्ट बनाने के पहले, ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले वो मैनेजमेंट से बोलता है कि मैंने पूरा ऑडिट कर लिया है, सब कुछ जैसे मुझे चेक करना था मैंने कर लिया है। अब एक बार आप लिख कर दे दो कि आपने सब कुछ वैसे ही किया है जैसे आपको करना चाहिए था। मतलब जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF बनानी चाहिए थी तो आपने बनाए हैं, आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी है, आपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं, आपने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की है। ये आप लिख कर दे दो तो थोड़ा सा क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि चलो मैनेजमेंट ने लिख कर दे दिया है कि उसने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है। तो ये एक जनरल थीम है। अब शुरू करते हैं सर, मीनिंग ऑफ WR। मीनिंग ऑफ WR सर, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कौन देता है, मैनेजमेंट। किसको प्रोवाइड करता है, ऑडिटर को। तो इट्स अ रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। क्यों? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। अदर ऑडिट एविडेंस तो मैं कलेक्ट करता हूं, WR लेने से क्या होता है, उन एविडेंस को और सपोर्ट मिल जाता है ना। ठीक है, WR में क्या इंक्लूड नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर की अजर्सन्स और बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। भाई ये चीजें थोड़ी ना आपकी WR है, इनके सपोर्ट में आप WR मांगते हो ना। बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर्सन्स जो उसके अंदर होती है, इनके सपोर्ट में आप क्या मांगते हो, WR। ये खुद WR नहीं है। राइट, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर के एज पर ऐसे 580, ये बी कैटेगरी है। पर सुन लो एक बार कि क्यों है, मतलब ये क्या ऑब्जेक्टिव है या किस रीजन से WR मांगते हैं अपन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो सर एक तो हम WR लेते हैं मैनेजमेंट से और TCWG से, जिसके अंदर हम ये लिखवाते हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी कर दी है और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, टू प्रोवाइड दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू दी ऑडिटर। तो हम कहेंगे कि आप लिख कर दो कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है। वो कहेंगे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहेंगे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बखूबी निभाई है, प्लस आपको हमको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, वो भी आपने हमें प्रोवाइड कर दी है। अगर ये दोनों काम आपने कर दिए तो मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। ये लिख कर देना है आपको। ठीक है, फिर द ऑडिटर में रिक्वेस्ट रिटर्न WR या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर पहले मुझे WR लेना है जिसमें मैनेजमेंट से ये लिखवा कर लूंगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, दूसरे में मैं अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए WR ऑब्टेन करता हूं। और तीसरा, ये ऐसे ही इस बात से भी डील करता है कि कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है WR के लिए। क्या मतलब सर, मतलब ये हुआ कि अब जो WR है, मान लो आपने WR दिया है हमको लेकिन वो हमें रिलायबल नहीं लग रहा है, तो हम तब कैसे रिस्पॉन्ड करें। यही तो सिखाता है 580, यही तो बताता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तब क्या करेंगे, मान लो मैनेजमेंट WR प्रोवाइड करने से मना ही कर दे, तब क्या करना है। तो इन सारी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनको ही सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव है ऐसे 580 का। ठीक है, तो ये तीन बातें यहाँ पर कवर होती हैं, पर ये बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, ये तो बेसिक थीम है स्टैंडर्ड की, है ना। यहां से मोस्ट IMP पार्ट शुरू होता है। क्या WR एक ऑडिट एविडेंस है? ठीक है, तो सर प्रूफ ऐसे करेंगे अपन कि WR एक ऑडिट एविडेंस है कि पहले तो हम बताएंगे ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है। ऑडिट एविडेंस मतलब एनी इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ये अपन ने ऑलरेडी ऐसे 500 में पढ़ी है। तो पहले हमने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन लिख दी, उसमें लिखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस और जिसके आधार पर वो अपनी ओपिनियन देता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, बोले WR भी तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। WR जो है वो भी तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑडिटर के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से तो WR भी क्या हुआ, ऑडिट एविडेंस हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग की दो चीजें हैं ये केवल ये प्रूव करने के लिए हैं कि जो WR है वो क्या है, ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, फिर WR ध्यान रखिए इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट WR प्रोवाइड नहीं करता है इसका मतलब ये है, ये इस बात का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशूज जरूर है। ठीक है, और क्या लिखा है सर, अगर आप रिटर्न में
WR ले लेते हो, मतलब अगर रिटर्न में आप चीज़ों को लिखवा कर ले लेते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मैनेजमेंट उन मैटर को सीरियसली थोड़ा कंसिडर करता है। अगर आप ओरली पूछोगे ना तो शायद उतने अच्छे से वो उस मैटर को कंसिडर नहीं करेंगे, पर अगर आप लिखवा कर लेते हो कोई चीज़ को तो वो मैटर को ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब सर WR की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है सर कि मानते हैं कि WR नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन कभी भी अपने आप में सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ठीक है, या यूं कहो कि WR मेन ऑडिट एविडेंस का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बन सकता है। अगर मैं इतनी बात को एक बार कंक्लूड करूं तो ऐसा है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो एक ऑडिट एविडेंस है, मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन ऑडिट एविडेंस, डेफिनेशन के माध्यम से हमने प्रूव भी कर दिया। मैं ये भी मानता हूं कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूं कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, लेकिन ध्यान रखिए इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेन ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर ऑब्टेन्स इन जनरल। नॉर्मली जो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है वो उसको अभी भी करने पड़ेंगे, WR कभी भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता है। दूसरा, WR इज नॉट अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन इट्स ओन या इन देयर ओन, मतलब ये अपने आप में सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट नहीं है। मानते हैं ये नेसेसरी है, मानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ये आपको लिखना पड़ेगा कोई भी केस स्टडी जब आएगी तब। ठीक है, जैसे कि एक केस स्टडी आई जो मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, और बड़ी केस स्टडी थी, मैंने उसको थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट से कि हमें बैंक से सर्टिफिकेट ला कर दो FD के रिगार्डिंग। तो ऑडिटर को FD चेक करनी थी, तो उसने बोला कि बैंक का सर्टिफिकेट ला कर दो, बैंक से लिखवा कर लाओ कि भाई, या फिर वो सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे FD का। तो मैनेजमेंट ने पता है क्या करा, उन्होंने केवल WR दे दिया, बोले सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट नहीं है, आप तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि इतने की FD है, हम आपको लिख कर दे देते हैं कि सब सही है। क्या ऐसा चलेगा? क्या मैनेजमेंट ने सही किया? क्या ऑडिटर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये चीज़? तो हम लिखेंगे ये पूरी कहानी फिर कि नेसेसरी तो है, इंपॉर्टेंट तो है WR, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो एक एडिशनल ऑडिट एविडेंस है, ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सब कहानी सुनानी पड़ेगी फिर, है ना। ठीक है, एक और बात पर केस स्टडी बन सकती है। वो केस स्टडी ऐसे बना देंगे कि कोई मैनेजमेंट है जो बहुत ही रिलायबल है, इसका मतलब जो वो WR देंगे वो भी रिलायबल होगा। तो ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो WR दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, उस पर कोई डाउट नहीं है। क्या तब भी ऑडिटर मेन ऑडिट प्रोसीजर लगाने से बच जाएगा? क्या तब भी ऑडिटर मेन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से बच जाएगा? आंसर इज नो। WR कितना रिलायबल है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पर। अभी भी मुझे वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी ऑडिट में जैसे कि मुझे करनी चाहिए, नहीं तो यार ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा, बोलेगा सब लिख कर दे दूँ और मुझे तुम पर भरोसा है सब सही है, और भाई फीस किस बात के लिए रहे हो फिर तुम? समझ में आ रहा है? तो ये बात बताइए यहाँ पर, ये है पूरा मोस्ट टाइम भी A+ मैटर जिस पे केस स्टडी बनेगी, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है सर? WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी A+ है। ध्यान रखिए बेटा, WR दो हो सकते हैं, एक तो होता है मेन WR, एक होता है अदर WR। मेन WR मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग हम लेते हैं वो होता है मेन WR। WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है मेन WR। और फिर मान लो हमको ऑडिट के दौरान किसी भी छोटे मोटे मैटर पे हमें कोई अलग से एक आध और रिटर्न में कुछ लिखवा कर लेना पड़ा, जैसे हमने 10 गोडाउन चेक करने थे पर एक हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ दिक्कत थी उसमें, हम नहीं जा सकते थे, XYZ जो भी, तो उसके केस में हमने WR ले लिया कि यार तुम लिख कर दे दो कि ये गोडाउन में इतना इतना स्टॉक रखा है, तो वो हो गया अदर WR एक तरीके से, है ना। तो किसी अदर मैटर को लेकर, किसी अदर अजर्सन को लेकर हम WR ले सकते हैं। तो बताओ कितने WR है? एक मेन WR विच इज अबाउट व्हाट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होता है अदर WR जो किसी स्पेसिफिक अजर्सन या मैटर से रिलेटेड हो सकता है। फिलहाल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले WR के बारे में। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले WR में कितनी चीजें होती हैं? दो। कितनी चीजें होती हैं? दो। एक प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। सर ये क्या है सुनिएगा। पहला है जो मेन WR है उसमें दो चीजें आती हैं। उसमें पहला क्या है? ऑडिटर मैनेजमेंट से कहेगा कि आप हमें लिख कर दो, मेन WR में आप हमें लिख कर दो कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRA वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऑडिटर कहेगा कि मैनेजमेंट आप मुझे लिख कर दो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRA बनाने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बखूबी निभा दिया है, फुलफिल कर दिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत और भी बात लिखी। सिंस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रनिंग
एंड रनिंग द एंटिटीज बिजनेस। भाई मैनेजमेंट तो दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एंटिटी को चलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बोले हाँ। तो इस वजह से यू कैन एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट नॉलेज होगा हर चीज़ का, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और उससे रिलेटेड अजर्शंस जो होती है उन सबका नॉलेज होगा। तो बताओ वाई वुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मैनेजमेंट कि उसके पास सारा नॉलेज होगा, इसलिए उससे WR लेना चाहिए। इसलिए यार क्योंकि आप ही एंटिटी को रन कर रहे हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको तो सब पता ही होगा ना ऐसा। तो ये बात बताइए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट को भी कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ का वैल्यूएशन है, कोई चीज़ का क्लासिफिकेशन है, कोई चीज़ में डिफिकल्टी आ रही हो, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट कंसल्ट कर सकता है अदर्स से। तो आप हमें WR देने के पहले आप किसी और से भी कंसल्ट कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर जिसमें आप भी श्योर नहीं हो। जैसे कि एन एक्चुअरी फॉर एक्चुरियल एस्टिमेट्स। अब कोई एक्चुअरी से कोई लाइबिलिटी कैलकुलेट करवाई होगी, कोई प्रोविजन वगैरह कैलकुलेट करवाया है, कोई अमाउंट निकलवाया है, तो उनसे मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन? मैनेजमेंट। तो या तो मैनेजमेंट को सब पता होगा और जो चीज़ उसको समझ में नहीं आई होगी तो वो उसने किसी और से कंसल्ट करनी है। उसके एग्जाम्पल बताएं कि किस किस से नॉर्मली कंसल्ट करना पड़ सकता है। कभी एक्चुअरी से कंसल्ट करना पड़ सकता है फॉर एक्चुरियल एस्टिमेट्स। स्टाफ इंजीनियर से कंसल्ट करना पड़ सकता है अगर एनवायरमेंटल लाइबिलिटी मेजरमेंट के रिगार्डिंग कुछ जानना है तो। इंटरनल काउंसिल फॉर प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल क्लेम्स, हो सकता है वो अपने लॉयर से बात करें कोई लीगल क्लेम के लिए प्रोविजन वगैरह बनाने से पहले, ऐसा। ठीक है, फिर क्वालिफाइंग लैंग्वेज, इस पर सेपरेट कभी MCQ या फिर अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि मैनेजमेंट लोग ना कभी कभी ना क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफाइंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? कंडीशनल लैंग्वेज। जैसे कि समटाइम्स मैनेजमेंट में इंक्लूड क्वालिफाइंग लैंग्वेज इन द WR दैट स्टेटमेंट इज मेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ। मतलब वो ऐसे बोलेंगे कि जितना हमको ज्ञान है, जितना हमको पता है, उस हिसाब से हम ऐसा बोल रहे हैं। ये तो कंडीशनल बात हो गई। एक होता खुलकर बोलना कि मैं बोल रहा हूँ सब सही है, एक होता जितना मुझे पता है उस हिसाब से सही है। तो ये थोड़ा कंडीशनल है। क्या ऐसी लैंग्वेज ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर इज यस। ऑडिटर कैन एक्सेप्ट दिस वर्डिंग, लेकिन कब? इफ दे बिलीव दैट, मतलब अगर ऑडिटर को लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे इंसान ने दिया है, ऐसे इंडिविजुअल ने दिया है जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस काम को करने की। तो मतलब अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे व्यक्ति से कंफर्म करी जिसका मुझे पता है कि इस इंसान को सब पता होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये वाला काम करना, तो फिर भले ही वो ऐसा कह रहा है कि जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो भी वो एक्सेप्ट अपन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यार मुझे पता ही है ना कि इसको सब पता है, तो उसकी कंडीशनल वर्डिंग को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब इतना सारा इन्होंने सुना दिया, अगर आप एक लाइन में बोलो तो मेन WR में दो चीज़ें आती हैं यार। पहला ये कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया है। अब उसी से रिलेटेड इतनी सारी बातें इन्होंने बोल दी। ठीक है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए तो लिख कर दो ही, और फिर अब इसमें आगे सुना दिया कि हम आपसे ही WR इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है आप ही एंटिटी चलाते हो, आप ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको तो सब पता ही होगा। और चलो मान लो आपको कोई चीज़ नहीं भी पता होगी तो आप किसी और से पूछ लोगे, आपको कंसल्टेंसी लेना अलाउड है। जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल दिए, एक्चुअली स्टाफ इंजीनियर और इंटरनल काउंसिल या इंटरनल लॉयर। फिर क्वालिफाइंग लैंग्वेज अगर आप लोग कभी यूज़ करोगे तो ऑडिटर उस क्वालिफाइंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है अगर ऑडिटर को लगता है कि सामने वाले को उस मैटर का नॉलेज भी है और वो उस मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब हम कहेंगे कि मेन WR में आप हमें लिख कर दो कि आपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्योंकि अगर आपने ही सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करे तो मेरा पूरा ऑडिट बेकार हो जाएगा। तो आप लिख कर दो दैट यू हैव रिकॉर्डेड ऑल दी ट्रांजेक्शंस। साथ में ये भी लिख कर दो कि आपने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है एज एग्रीड इन दी ऑडिट टर्म्स। तो देखा जाए तो तीन बातें हो गई एक तरीके से। पहला, मेन WR में क्या क्या लेना है? पहला, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF के बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने पूरी कर दी है। दूसरा आपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं। और तीसरा, आपने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए वो आपने प्रोवाइड कर दी है। ये तीन है ना? क्या ये क्लियर है? अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी की एरियाज फॉर विच द ऑडिटर रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऑडिटर मैनेजमेंट से WR मांगेगा, कौन सा वाला WR? जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, वो वाला WR। तो उसमें कौन कौन सी की एरियाज कवर होंगे? तो ऐसे लिखने के हिसाब से दो दिख रहे हैं पर हकीकत में कितने हैं? तीन।
एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं, और तीसरा सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कर दी है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है सर? क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज फॉर विच ऑडिटर कैन ऑब्टेन WR। तो बोले कुछ अदर मैटर के लिए भी तो ऑडिटर WR ले सकता है। देखो क्या लिखा है, व्हाट एडिशनल WRs मे द ऑडिटर रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। अदर WR, मेन WR तो हो गया, और कौन कौन से मैटर हैं अलग से बताओ, कौन कौन एग्जाम्पल दो, कौन कौन से मैटर से जिन पर ऑडिटर अलग से कोई WR ले सकता है, किसी और मैटर पर लिखवा कर ले सकता है, उसके एग्जाम्पल देना है। क्या लिखा है? ऑडिटर में रिक्वेस्ट, देखो ये बी कैटेगरी है ना, फिर भी ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, सिंपल है। ऑडिटर में रिक्वेस्ट एडिशनल WR फ्रॉम मैनेजमेंट टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, एंड स्पेसिफिक अजर्सन्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी अदर मैटर के लिए, किसी अदर अजर्सन के लिए भी मैं अलग से WR मांग सकता हूं, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए सर, क्या ध्यान रखना है? दीज रिप्रेजेंटेशन कैन सप्लीमेंट बट डू नॉट रिप्लेस द रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओहो, मेन WR समझ रहे हो ना? रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेन WR। तो सुनो, कभी भी ना जो अदर WR है, एडिशनल WR है, जो किसी एक आध मैटर को लेकर, किसी अन्य मैटर को लेकर आपने WR लिया है, वो सप्लीमेंट करता है, मतलब मेन WR को एक तरीके से और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसके साथ में हो सकता है, लेकिन उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेन WR तो हमेशा ही लेना पड़ेगा ना। मेन WR मतलब WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है ना, तो इट कैन नॉट रिप्लेस दी मेन WR। ठीक है, अब सिंपल वो एग्जाम्पल देना है आपको जिनके लिए आप कोई अदर WR ले सकते हो। तो जैसे में अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सही से सेलेक्ट करी है और अप्लाई करी है, आपका सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है, इसके रिगार्डिंग में WR ले सकता हूँ। फिर कोई अदर मैटर्स के रिगार्डिंग भी मैं WR ले सकता हूँ, ये जानने के लिए वो मैटर आपने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज, मेजर, प्रेजेंट और डिस्क्लोज करे हैं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ या नहीं करे। तो वो अदर मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? टाइटल और कंट्रोल ओवर असेट इंक्लूडिंग प्लेस्ड असेट। भाई एक बात बताओ, मान लो मैं चेक करने गया, मैं ऑडिट करने गया और मैंने देखा कि एंटिटी के असेट के पेपर गिरवी रखे हैं कहीं पे। जैसे आप होम लोन लेते हो तो घर के जो पेपर हैं वो ओरिजिनल पेपर बैंक के पास होते हैं। अब मैं बोलूँगा कि बताओ ये घर तुम्हारा है, मैं कैसे मानूँ? ये बिजनेस प्रीमाइसेस तुम्हारा है, मैं कैसे मान लूँ? वो पेपर दिखाएंगे तो वो तो फोटो कॉपी होगी, ओरिजिनल हमें मिलेगी नहीं क्योंकि वो तो बैंक के पास रखे हैं। तो फिर क्या करें? तो आप फोटो कॉपीज देख लो, आप और कोई भी तरीके लगा लो, साथ में आप WR ले लो कि आप लिख कर दो कि ये प्रीमाइसेस आपका ही है। ठीक है, और कहाँ WR ले सकते? कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी यार कभी भी आप एग्जैक्टली चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि एक सब्जेक्टो मैटर, एक जजमेंटल मैटर है। तो अपन चेक करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनसे बोलेंगे आप लिख कर दे दो कि ये लाइबिलिटी सच्ची में भी आपकी है। सो एक्चुअली ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। फिर प्लान और इंटेंशन अफेक्टिंग असेट और लाइबिलिटी वैल्यू और क्लासिफिकेशन। क्या मतलब? किसी प्लान या इंटेंशन की रिगार्डिंग भी मैं WR ले सकता हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म क्लासीफाई करना है, लॉन्ग टर्म, भी आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो अब आपने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करा, तो ऑब्वियसली यार फिर हम ये मानेंगे कि मतलब आपकी इंटेंशन है कि आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, तभी आपने लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करा है और उसकी वजह से उसका वैल्यूशन भी अफेक्ट होगा। AS 13 के हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन अलग तरीके से होता है और लॉन्ग टर्म का अलग तरीके से होता है। लॉन्ग टर्म नॉर्मली कॉस्ट पे होता है और शॉर्ट टर्म तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के हिसाब से कर देते हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लान और इंटेंशन, मुझे नहीं पता ना कि जो आपका प्लान या इंटेंशन है वो वैसे ही आप करोगे कि नहीं करोगे, हो सकता है आप पलट जाओ। तो आप हमें लिख कर दो कि आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करा है तो आप सच्ची में भी लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, ये हम लिखवा कर ले सकते हैं। सो प्लान और इंटेंशन नॉर्मली किस चीज से रिलेटेड? जो असेट या लायबिलिटी की वैल्यू या उनकी क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आस्पेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, आस्पेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप WR ले सकते हो, जैसे कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब यार देखो, अगर आप कोई लॉ या रेगुलेशन को नॉन कंप्लाई करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर आपने कुछ लॉ को कंप्लाई नहीं करा है तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ कुछ पता चल जाएंगे जिनके रिगार्डिंग आपको कोई नोटिस आया होगा या कोई पेनल्टी लगी होगी, वो तो मुझे पता चल जाएंगे। पर जो नॉन कंप्लायंस आपने कराया, हो सकता है उसका कोई नोटिस या कोई पेनल्टी आपको अभी तक लगी ना हो, वो तो केवल आपको ही पता है। तो हम कहेंगे सुनो लिख कर दे दो कि आपने सारे नॉन कंप्लायंस हमें बता दिए, ऐसा हम लिखवा कर ले सकते हैं। सर ये तो समझाना हो गया, याद कैसे रखेंगे? देखो सिक्वेंस मैंने कितना बढ़िया कर दिया है। सबसे पहले असेट, फिर लाइबिलिटी, फिर असेट एंड लाइबिलिटी दोनों,
तो असेट का टाइटल तुम्हारा है कि नहीं, इसके लिए डब्ल्यू आर ले सकते हैं। लाइबिलिटी सारी डिस्क्लोज करी कि नहीं करी, इसके रिगार्डिंग डब्ल्यू आर ले सकते हैं। असेट लाइबिलिटी की वैल्यू और क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करने वाली प्लान और इंटेंशन के रिगार्डिंग हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं। और लॉज एंड रेगुलेशंस की नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग हम डब्ल्यू आर ले सकते हैं। इसको तुम ध्यान रख सकते हो कंटेंजेंट लाइबिलिटी से कनेक्ट करके एस्पेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन के लिए, क्योंकि ये तो ध्यान रहेगा असेट लाइबिलिटी और असेट लाइबिलिटी का प्लान और इंटेंशन। अब बचा लॉ वाला, तो यार देखो लॉ या रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करोगे मतलब हो सकता है कोई पेनल्टी पे करनी पड़े, मतलब कंटेंजेंट लाइबिलिटी बन सकती है वो। तो अब ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा यार, तो हम कहेंगे लिखवा कर दे दो। तो ऐसा कुछ आप करके ध्यान रख सकते हो। क्या ये क्लियर है कि एडिशनल डब्ल्यू आर कौन कौन से मैटर पे ले सकते हो, उसके एग्जाम्पल हमने पढ़े हुए हैं, राइट? यस सर। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली हेडिंग पर, जो कि ए प्लस है। कौन सी है? ए प्लस। अलर्ट। अलर्ट क्या लिखा है सर? इस पे पक्का क्वेश्चन आया होगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। When might the auditor request WR from management regarding specific assertions? And what factors should the auditor consider when evaluating management judgment and intention? अगर ऑडिटर अदर मैटर के रिगार्डिंग WR ले रहा है, जैसे कि ऊपर के मैटर में से किसी के लिए भी वो WR मांग रहा है, जैसे इसमें एक मैटर था प्लान और इंटेंशन वाला था, तो बोलिए अगर वो मैटर प्लान या इंटेंशन से रिलेटेड है तो उसमें, या प्लान इंटेंशन या जजमेंट से रिलेटेड है, तो उसको आप इवेल्युएट कैसे करोगे? कौन से फैक्टर आप कंसिडर करोगे जब आप उनके प्लान या इंटेंशन को इवेल्युएट करोगे? तब बताओ यारो, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन समझो पहले तो सुकून से, आराम से बताओ, क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन ये है कि आप कभी कभी अदर मैटर के रिगार्डिंग WR लेते हो। बोले हाँ सर। तो WR ना उन अदर मैटर में से, जैसे अदर मैटर के रिगार्डिंग आप WR लेते हो, तो अदर मैटर में कई बार वो जो मैटर है ना, वो पता है कैसे रिलेटेड होता है? जजमेंट, प्लान या इंटेंशन से रिलेटेड, जैसे अभी बताया था ना वैसे ही। तो यार एक बात बताओ, आपने कोई इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करा, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ये मानूंगा कि यार आपका इंटेंशन रहा होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो, तभी आपने उसे लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करा है। ये तो इंटेंशन पर डिपेंड करता है। तो मैंने बस WR ले लिया और मैं चुप हो गया, ये तो गलत तरीका है ना यार। मतलब कोई भी चीज़ पे आपको डाउट है, आपने बस लिखवा कर ले लिया और फ्री हो गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये भी वैल्यूएट करना चाहिए कि ये जो लोग लिख कर दे रहे हैं, ये ऐसा सच्ची में करेंगे भी या नहीं करेंगे। केवल लिखवा कर नहीं लेना, लिखवा कर तो लेना ही है, साथ में आपको ये वैल्यूएट करना है कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये जो लोग लिख कर दे रहे हैं कि नहीं हम तो इसको लॉन्ग टर्म ही होल्ड करेंगे या जो भी है, तो ये कितना सही है, इसको कैसे वैल्यूएट करूँ, वो कितना सच बोल रहा है कैसे जानूंगा? ठीक है, तो हमें जानना है कि कोई जो बोल रहा है वो करेगा कि नहीं करेगा, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? कितना बढ़िया आइडिया है। तो देखो बहुत आसान है। आप देखो एनटीडी ने पास्ट में क्या करा है। आज आप बोल रहे हो सर कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मैं आप पे भरोसा करूँ कि ना करूँ? मैं आपका पास्ट चेक करूंगा कि इसके पहले जब जब आपने कमिटमेंट करा था तो क्या उसे पूरा करा था। अगर करा होगा तो मैं आप पे आज रिलाई कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। सो द एंटिटीज पास्ट एक्शन इन कैरिंग आउट द स्टेटेड इंटेंशन, जो भी इंटेंशन आपने इसके पहले बताए थे, क्या उनको आपने पूरा करा था? तो मैं आपकी पास्ट एक्शन चेक करूंगा, है ना। सो एंटिटीज पास्ट एक्शन इन कैरिंग आउट द स्टेटेड इंटेंशन। फिर मैं देखूंगा कि क्या आप काबिल भी हो वो करने के लिए जो आपने बोला है। आपने बोला कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओगे? मुझे पता है कि आपको अभी फिर से पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और आपके पास अलग से कोई कैश रखा नहीं है, तो पक्का आपको इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप उधार लेने से अच्छा इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे। तो समझ रहे हो, एबिलिटी टू परस्यू दी चूजन कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो भी आपने करा है, पहले तो मैं देखूंगा कि पास्ट में आपने जब जब भी ऐसा बोला है क्या ऐसा करा है। दूसरा, क्या आप जो आपने बोला है वो आप कर भी सकते हो। तीसरा, जो भी आपने कोर्स ऑफ एक्शन चुना है उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन कोई वैलिड रीजन है। मतलब जैसे आपने लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करा, तो हो सकता है आप चाहते हो कि यार हमें बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए है, हम चाहते हैं कि ये जो कंपनी है हम आगे चल के हमें इससे और भी ज़रूरतें पड़ सकती है इस कंपनी से, तो हमें ये कनेक्शन बनाकर चल रहा है लंबे समय तक। एक तो ये रीज़न हो सकता है, एक हो सकता है फालतू। तो वो रीज़न भी समझना कि क्यों ऐसा, मतलब इन्होंने जो भी कोर्स ऑफ एक्शन को चुना है उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है ना। और लास्ट, क्या आपको कोई ऐसी कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या आपको ऐसी कोई कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है पूरे ऑडिट के दौरान, ड्यूरिंग दी ऑडिट, जो कि इनकंसिस्टेंट है विथ मैनेजमेंट जजमेंट और इंटेंशन। मतलब आज आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे इसलिए हमने लॉन्ग टर्म दिखाया है, और हो सकता है ऑडिट के दौरान मुझे कुछ ऐसा मिला है जो ये प्रूव कर रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करोगे। कोई इंक्वायरी से मुझे पता चला या किसी और चीज़ से पता चला है कि आप
इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करोगे। तो आप लिख कर दे रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, और ड्यूरिंग द ऑडिट मुझे कुछ ऐसा मिला है जो ये प्रूव कर रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करोगे, मतलब इनकंसिस्टेंसी आ रही है। तो अगर इनकंसिस्टेंसी आ रही तो वो भी हमें हेल्प करेगी ये जानने में कि मैनेजमेंट ने जो बोला है, जो इंटेंशन बताई है, वैसा वो करेगा या नहीं करेगा। तो एनी कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है क्या मुझे ड्यूरिंग द ऑडिट? कन्फ्लिक्टिंग मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट हो मैनेजमेंट के जजमेंट और इंटेंशन से। तो क्या क्या है सर, एक बार बोल के बताओ। मुझे जानना है आपके इंटेंशन या जजमेंट, उनको एवेल्युएट करना है। पहला तरीका, पास्ट में आपने क्या करा है, जो आपने चूज करा है एक्शन, उसको करने के लिए आप कितने काबिल हो। जो भी आपने एक्शन चूज करा है वो उसके पीछे रीजन क्या है, तो आपने जो भी चूज करा है क्यों चूज करा है, और जो चूज करा है उसको करने में आप कितने सक्षम हो, और क्या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द ऑडिट जो इनके इंटेंशन के अलावा कुछ और कहना चाह रही है ना। डीप में समझना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा पॉडकास्ट सुन सकते हो या मेन लेक्चर देख सकते हो। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अपन रिवाइज कर रहे हैं बेटा, है ना। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द ऑडिटर में रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द स्पेसिफिक अजर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंफर्म देयर जजमेंट और इंटेंशन। मैंने बताया था कि कई बार हम WR ले सकते हैं मैनेजमेंट से उनकी जजमेंट या इंटेंशन को कंफर्म करने के लिए। आपने लॉन्ग टर्म दिखाया है, ठीक है, चलो लिख कर दे दूं कि आपने लॉन्ग टर्म इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी इंटेंशन है लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की, ऐसा। स्पेशली इफ द एजर्शन इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स एरियाज लाइक वैल्यूएशन और एस्टिमेट, मतलब स्पेशली ऐसे WR हम तब लेते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स एरिया होता है। ठीक है, फिर जब हम मैनेजमेंट के जजमेंट या इंटेंशन को एवेल्युएट कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, A+ घोल के पी जाओ। चलो अगला, अगेन ये तो पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, अगेन A+ क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ बेटा 580 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर लेना इसे, स्पेशली जो A+ बोल रहा हूँ। तो पास्ट में क्या क्वेश्चन आया सुनना। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन ऑडिटर आस्क द मैनेजमेंट टू रीकन्फर्म, कौन सी वर्ड पर फोकस करना है, रीकन्फर्म पे। आपको याद है ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210 में एक एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, उसमें मैनेजमेंट हमसे बड़े बड़े वादे करता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF बनाएंगे, हम इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, हम आपको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, दुनिया भर का लिख कर देता है वो। ये होता है ऑडिट की शुरुआत में। आज एंड में मुझे रिकन्फर्म करना है कि सुनो, जो वो स्टार्टिंग में वादे किए थे, जो प्रोमिस किए थे, आज निभाओगे कि नहीं निभाओगे, या निभाए कि नहीं निभाए। शुरू में प्रॉमिस हर कोई कर देता है, बाद में कौन निभाता कौन नहीं निभाता ये जानना पड़ेगा ना। तो समझना, यहां पर क्वेश्चन ये बेटा कि कब मुझे रिकन्फर्म करना पड़ेगा, मतलब जो आपने वादे किए थे स्टार्टिंग में वो आपने पूरे किए कि नहीं किए ड्यूरिंग द ईयर, वो पूरे किए कि नहीं किए, ये मुझे रिकन्फर्म कब करना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मैं रिकन्फर्म करूंगा ही नहीं ना, कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, जब मुझे रिकन्फर्म करना पड़ेगा कि जो तुमने बोला था वो पूरा करा भी है या नहीं करा है। एग्जाम में मेन वर्ड ढूंढना है रिकन्फर्म, देखो इसको बोल्ड करके कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूँ, ये पास्ट ईयर का है, केस स्टडी आई थी, मैंने उसको मेन क्रक्स उठा लिया है उसका, जिससे समझ में आएगा कि पूछा क्या है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन एन ऑडिटर आस्क द मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म, कब ऑडिटर रिकन्फर्म चाहेगा, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर रिकन्फर्म चाहेगा, रिकन्फर्म करना चाहेगा क्या। इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन WR, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको उसको पूरा करा कि नहीं करा, इस बात को मैं रिकन्फर्म करना कब चाहूंगा, वो लिखा है। सर जब सर्कमस्टेंसेस बदल गई तब, जब सर्कमस्टेंसेस बदल गई तब, परिस्थितियां बदल गई यार, तो अब जरूरी हो गया कि मैं आपसे रिकन्फर्म करूं कि जो वादे किए थे वो निभाए है कि नहीं निभाए। फिर एंगेजमेंट लेटर पिछली बार साइन हुआ था, एंगेजमेंट लेटर पिछली बार साइन हुआ था, ओहो अच्छा, एंगेजमेंट लेटर हर साल साइन हो ऐसा जरूरी नहीं, हाँ पढ़ने पड़ा है। अगर हर बार आप ही ऑडिट कर रहे हो, रेकरिंग ऑडिट, तो हर बार नया लेटर थोड़ी लिखते हैं। तो मान लो एंगेजमेंट लेटर पिछली साल बना था, तो मतलब पिछले साल की शुरुआत में बना होगा, तो पूरा साल वो निकल गया, और इस साल की शुरुआत में नहीं बना, इस साल भी पूरा निकल गया, मतलब 2 साल के एंड में आ गए हैं अपन। पहला साल तो एंगेजमेंट लेटर बना ही नहीं, दूसरे साल भी नहीं बना, मतलब इस साल भी नहीं बना, तो अब अपन एंड में आ गए, मतलब पूरे पूरे 2 साल गुजर गए हैं। तो अब जरूरी हो गया है यार कि अपन उनसे रिकन्फर्म करें, WR में लिखवा कर लेंगे, भाई तुम बताओ कि जो तुमने बोला था वो पूरा करा कि नहीं करा। ठीक है, वो लोग ही बदल गए हैं जिनने एंगेजमेंट लेटर साइन करा था, वो लोग ही बदल गए जिन्होंने एंगेजमेंट लेटर साइन करा था। तो जिनसे मेरी बात थी, जिन्होंने लिख कर दिया था कि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे या जो भी है, आज वो लोग ही नहीं, नए लोग मैनेजमेंट में आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए उनसे अपन रिकन्फर्म करने के लिए WR ले सकते हैं। ठीक है,
फिर इफ देयर इज एनी इंडिकेशन, अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट कोई चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो ऐसे केस में भी आप रिकन्फर्म करने के लिए WR ले सकते हो। सर याद कैसे रहेगा? ध्यान से सुनना, याद करा रहा हूं। जैसे ही बोलेंगे अपन कि यार कब रिकन्फर्म करें, मैनेजमेंट से कब रिकन्फर्म कर लें कि उसने जो प्रॉमिस करे थे स्टार्टिंग में वो पूरे किए कि नहीं किए, तो आंसर कैसे होगा कि यार वो परिस्थितियां बदल गई हैं, अब सरकमस्टेंसेस बदल गई हैं, जरूरी हो गया है कि अपन रिकन्फर्म कर लें। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ कब दोबारा करनी है, जब परिस्थिति हालात बदल गए हैं ना। तो यार परिस्थितियां बदल गई। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम बोले परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा यार भाई इस बार रिकन्फर्म करना है चीज़ों को। बोले क्यों? मैंने बोला यार परिस्थितियां बदल गई। उसने पूछा क्यों सर, ऐसी क्या परिस्थितियां बदल गई? मैंने कहा यार एक्चुअली क्या है, एंगेजमेंट लेटर भी पिछले साल साइन हुआ था, 2 साल हो गए हैं, तो परिस्थितियां बदल गई मतलब 2 साल हो गए यार, 2 साल में कितना कुछ बदल जाता है। तो 2 साल पहले मतलब एक तरीके से पिछले साल की शुरुआत में हुआ एंगेजमेंट लेटर साइन। बोले 2 साल हो गए यार एंगेजमेंट लेटर को बनाए हुए भी, तो परिस्थिति तो बदलेंगी ना। और देखो जब ये हो गया है तो क्या है, कुछ लोग भी बदल गए, तो परिस्थितियां बदल गई हैं। मतलब ये हुआ है कि यार पिछले साल एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ तो बहुत टाइम हो गया है, और पता है इन 2 सालों में काफ़ी सारे लोग भी बदल गए। अब वो लोग नहीं जिनके साथ लेटर साइन हुआ था, और इस वजह से ना जो नए लोग आए हैं ना वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इंडिकेशन मिल रहा है हमें इस बात का कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इसलिए ज़रूरी हो गया है। तो हालात बदल गए हैं। बोले कैसे? ऐसे कि यार एंगेजमेंट लेटर प्रीवियस ईयर साइन हुआ था, अब तो वो लोग भी नहीं रहे जिन्होंने साइन किया था, और जो नए आए हैं वो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यार, है ना, प्लीज़ ध्यान से। अगला, अब बी कैटेगरी पोर्शन अधिकतर मिलेंगे आपको। क्या लिखा है? वाई डज द ऑडिटर नीड WR फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्यों WR लेना है मैनेजमेंट से, क्यों लिखवा कर लेना है कि उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा है? क्या जरूरत है? ना लूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो जो मेन WR होता है ना, WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, वो लेना ही क्यों है, कारण क्या है? ना लें तो क्या दिक्कत है? देखो आंसर बहुत छोटा सा है, 2-3 कीवर्ड ही है, उन पर ध्यान देना, नहीं तो ये आंसर लिख ही नहीं पाओगे। Auditor needs WR from management because audit evidence alone is not sufficient to prove that management has met its responsibility for preparing the financial statement and providing the complete information. सुनना, आपने पूरे ऑडिट के दौरान ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे कि मैनेजमेंट ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी या नहीं करी, इस रिगार्डिंग सारे एविडेंस आपने ऑब्टेन करे। बोले तब भी ये सारे के सारे एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, ये सारे के सारे एविडेंस सफिशिएंट नहीं है जब तक, या यूं कहो कि ये सारे के सारे एविडेंस सफिशिएंट नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। इस बात के लिए एक ही तरीका है कि आप तो सारे मतलब पूरे ड्यूरिंग दी ऑडिट आप एविडेंस ऑब्टेन करो ही दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में आप लिखवा कर भी लो कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। ठीक है ना? तो क्या बोलना है सर, WR इसलिए लेना है मैनेजमेंट से क्योंकि जितने भी ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन करते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF एंड प्रोवाइडिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्या ये सही है? तो सर ऑडिट एविडेंस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये मेन शब्द है। ऑडिट एविडेंस अलोन, ऑडिट एविडेंस अकेले सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप WR नहीं ले लेते। वो तो ऐसी बात हो गई कि मुझे पूछना है कि किसी से कि यार ये इंसान सिगरेट पीता है क्या, मैंने पूरे जहां से पूछ लिया, सब ने बोला कि ये नहीं पीता। एक बार उससे तो पूछ लेते भाई, एक बार फाइनली उससे भी पूछ लो ना कि तुम पीते हो क्या, हो सकता है वही बता दे। तो कितने भी एविडेंस ऑब्टेन कर लो वो सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप उसी से जिसने वो काम कराया है उससे लिखवा कर नहीं ले लेते। हाँ सर आप समझ में आया। फिर अभी तो मेन आंसर तो हो गया, आगे क्या लिखा है? एग्जाम्पल पढ़ दे रहा हूँ पहले। ऑडिटर कैन नॉट एज्यूम दैट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अनलेस, ऑडिटर कभी भी एज्यूम नहीं कर सकता है कि उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। ऑडिटर को कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई जब तक कि मैनेजमेंट खुद ये कंफर्म ना कर दे राइटिंग में कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो मुझे कभी भी खुद से ये एज्यूम नहीं करना है, ना मैं कर सकता हूं कि मैनेजमेंट ने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, जब तक कि मैनेजमेंट खुद लिख कर ना दे दे कि उसने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, फिर एक जनरल सी बात लिखी था, ऑडिटर मस्ट रिसीव डायरेक्ट कंफर्मेशन दैट मैनेजमेंट बिलीव्स इट हैज फुलफिल्ड। अच्छा,
आपको जो कन्फर्मेशन लेना है वो हमेशा डायरेक्ट लेना है, मतलब इनडायरेक्ट नहीं लेना, डायरेक्टली मैनेजमेंट से आपको लिखवा कर लेना है कि उसने अपनी इस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बहुत रेयर है इसके चांस, पर ठीक है। अगला क्या है? अच्छा, इनकी अंडरस्टैंडिंग काम में आती है, इसमें कोई पॉइंट रटने हैं क्या? नहीं, जनरल है ना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द टाइमिंग एंड कवरेज ऑफ WR? WR कब लेना है, WR में कौन सा पीरियड कवर करना है, इस टाइप पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। बहुत आसान, सुनो जल्दी से, है ना, बहुत आसान है। टाइमिंग एंड कवरेज, WR मस्ट बी डेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो डेट ऑफ WR क्या होना चाहिए? डेट ऑफ WR क्या होना चाहिए? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के जितने करीब हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पीरियड कवर हो जाए। ऑडिट रिपोर्ट के बाद मत चले जाना, ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही होना चाहिए भाई, है ना। सो WR मस्ट बी डेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट आफ्टर दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, है ना। और इसमें क्या क्या कवरेज रहेगा? ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीरियड मेंशन्ड इन दी ऑडिट रिपोर्ट। जिस पीरियड के लिए ऑडिट रिपोर्ट होगी, जैसे मान लो जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जिस भी पीरियड के लिए वो ऑडिट रिपोर्ट होगी, उतने ही पीरियड के लिए आप WR भी लोगे। जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 5 चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो सारी चीजों के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बनती है, तो WR भी सारी चीजों के लिए होगा। बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, ठीक है। तो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होगा और वही पीरियड कवर करेगा WR भी जो ऑडिट रिपोर्ट पीरियड कवर करता है, ठीक है। सर ऑडिट रिपोर्ट कौन सा पीरियड कवर करता है? कौन सा पीरियड कवर करता है? टिल दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट का सारा पीरियड कवर करता है, तो हम WR भी सारे पीरियड के लिए ले सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब लेना चाहिए ऐसा। ये क्या लिखा है? मैनेजमेंट चेंजेस। ओहो, इसको ध्यान से सुनना है यार, कुछ अच्छा है, देखो। इफ करंट मैनेजमेंट वॉज नॉट इन प्लेस फॉर ऑल द पीरियड कवर्ड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अभी आपके सामने मैनेजमेंट है वो पूरे पीरियड में ना रहा हो सकता है स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में कोई और मैनेजमेंट था, 3-4 महीने रहा, फिर कुछ लोग उसमें से बदल गए हैं या बहुत सारे लोग बदल गए, ऐसा हो सकता है। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो हो सकता है वो क्या क्लेम करें? दे मे क्लेम दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज पीरियड। वो कहेंगे सुनो, हम तो पिछले 8 महीने से ही हैं कंपनी में, शुरू के 4 महीने में तो हम थे ही नहीं, तो हम आपको पूरे साल के लिए WR नहीं देंगे, हम तो जिस पीरियड में हम थे केवल उसके लिए WR देंगे। वो ऐसा कह सकते हैं। तो सुनो आपको क्या बोल रहा है। हाउ एवर ऑडिटर मस्ट स्टिल रिक्वेस्ट WR फॉर द एंटायर पीरियड। आपको तब भी यही बोलना है कि सुनो, आपको पूरे पीरियड के लिए WR देना पड़ेगा भैया। आप ये नहीं बोल सकते कि जब से आप आए हो तब से। आप ही क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो पूरे पीरियड के लिए, भले ही आप 8 महीने पहले आए हो, लेकिन आप ही पूरे पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। तो ऑडिटर मस्ट स्टिल रिक्वेस्ट WR फॉर द एंटायर पीरियड बिकॉज मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, राइट, डन। अब आ जाते हैं अपनी अगली हेडिंग पर। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ WR फ्रॉम मैनेजमेंट। WR का फॉर्मेट क्या होता है? एंड देखो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन कैन पब्लिक स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट रिप्लेस पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन लेटर। ऐसी समझा देता हूं, देखो रिप्रेजेंट जो WR होता है वो रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होता है। पहली बात तो WR जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होता है एंड इट इज एड्रेस टू दी ऑडिटर। ये मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए देता है, तो एड्रेस टू दी ऑडिटर होता है। होता यह है बेटा कि अगर मान लो कभी लॉ ऐसा बोल दे, ध्यान से सुनना, अगर कभी लॉ ऐसा बोल दे कि जो मैनेजमेंट है उसको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पब्लिक स्टेटमेंट के रूप में देना है। मान लो मैनेजमेंट खुद ये लिख कर दे दे, पब्लिक स्टेटमेंट दे दे लॉ की वजह से कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF ये सब मैंने पूरी कर दी है, मैंने ऑडिटर को सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, मैंने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं, जो भी है ये सब का मान लो वो पब्लिक स्टेटमेंट दे दे, क्या तब भी हमें मैनेजमेंट से वो सारी की सारी चीज़ें लिखवा कर लेनी है जिनका पब्लिक स्टेटमेंट मैनेजमेंट ऑलरेडी दे चुका है? आंसर इज नो। क्यों यार, जो पूरी जनता को बता चुका है वो, अब वो क्या पलटेगा? अब तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती ना। तो जो चीज़ें उसने पब्लिक स्टेटमेंट में बता दी है वो चीज़ें अगर आप WR में लिखवा कर नहीं भी लोगे तो इट्स ओके यार। पढ़ के देख लेते हैं। इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर डिटरमाइंस दैट दीज स्टेटमेंट कवर सम और ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, और ऑडिटर को लगता है कि जो इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन लेटर की कवर हो रही हैं, देन दोज मैटर्स डू नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन दी रिप्रेजेंटेशन लेटर। फिर उन मैटर्स को WR में इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से मैटर? जिनको मैनेजमेंट ने पब्लिक स्टेटमेंट में ऑलरेडी दे दिया है।
डन सर, ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला था, अगर आप अच्छे से समझ लो तो काम खत्म, क्या रटना है इसमें। 11 सर कितना सारा है बताओ ना, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो बस खत्म है, बस इतना ही बचा है, ये इतना ही पार्ट बचा है, जल्दी से होने वाला है, बस कितना टाइम हुआ अभी देखो 40 मिनट हुए हैं, बस 5 मिनट और। क्या लिखा है सर, वॉट शुड द ऑडिटर डू इफ दे हैव कंसर्न अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ WR। बेटा ये केस स्टडी बन रही है इन पर, है ना, ध्यान से। मुझे WR पर डाउट है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो लिख कर दिया है वो सही नहीं है, उसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। एंड हाउ शुड दे हैंडल एनी इनकन्सिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। या फिर मुझे कुछ ऐसा मिला है कि अदर ऑडिट एविडेंस कुछ और कह रहे हैं और WR में ये लोग कुछ और लिख कर दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ मिला है तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्लियर है। सिंपल शब्दों में बोलूँ कि कोई केस स्टडी बनेगी जिसमें मैनेजमेंट से WR मिल जाएगा ऑडिटर को, और ऑडिटर को उस WR पे डाउट हो रहा है, डन। तो करना क्या है, सुनना ध्यान से। पहला लिखा है इनकंसिस्टेंट WR, पहले हम क्या करेंगे, इफ द WR फ्रॉम मैनेजमेंट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस। अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि जो WR है वो अदर ऑडिट एविडेंस से इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब जो ये लोग मुझे लिख कर दे रहे हैं और जो मैंने ऑडिट के दौरान एविडेंस कलेक्ट करी हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में मैं और ज़्यादा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, इस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर डाउट कब होगा यार, जब चीज़ें इनकंसिस्टेंट होंगी। तो जैसे डाउट पर क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले बोलेंगे डाउट हमें होगा ही कब, WR की रिलायबिलिटी पर डाउट होगा ही कब, जब WR में ये लोग लिखकर कुछ और दे रहे हैं और अदर ऑडिट एविडेंस कुछ और कह रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है। तो आई विल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू रिजॉल्व दिस डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, या इशू जो भी है, ठीक है। अब इशू सॉल्व हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, अगर इशू अनरिजॉल्व रह जाए, इफ द इशू इज अनरिजॉल्व द ऑडिटर मस्ट रिकंसिडर, मतलब अभी भी अनरिजॉल्व रह गया, समझ में नहीं आ रहा है कि अदर ऑडिट एविडेंस सही है या WR सही है, तो फिर क्या करें, अब आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा द असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज एंड डिलीजेंस। अब सोचना पड़ेगा कि जिस मैनेजमेंट के बारे में मैंने शुरुआत में सोचा था कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, मुझे उस असेसमेंट को रिवाइज करना होगा, मुझे सोचना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ झोल है, ये इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है, कहीं मैनेजमेंट कुछ छुपा रहा है, कहीं कुछ गलती है क्या। सो आई नीड टू रिकंसिडर द असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस। और साथ में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अदर रिप्रेजेंटेशन पर। मैंने तो और भी WR लिए हैं इनसे, अदर WR, अगर ये WR में दिक्कत है तो हो सकता है अदर WR भी तो इसी से लिए हैं, उनमें तो गड़बड़ हो सकती है, प्लस और भी तो ऑडिट एविडेंस है उन पर भी तो इम्पैक्ट हो सकता है। जो भी मैंने पूरे ड्यूरिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं वो सब कहीं ना कहीं बनाए तो मैनेजमेंट नहीं है, तो कहीं उन पर भी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जिस इंसान ने सारी चीज़ें बनाई अगर उसी पर डाउट होने लगे तो फिर तो उसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ पर डाउट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर फाइनली क्या है, अगर आपको WR फाइनली आप कंक्लूड कर लो कि जो WR है वो रिलायबल नहीं है, सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए यू हैव कंक्लूडेड कि WR रिलायबल नहीं है, तो क्या काम की ऐसी चीज़, इससे अच्छा तो तुम ना ही देते, तो WR का ना मिलना या फिर रिलायबल ना होना एक ही तो बात है। तो देखो क्या होगा, बहुत शानदार, ऑडिटर मस्ट टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग कंसिडरिंग हाउ दिस इंपैक्ट देयर ओपिनियन, देखना है कि इसका मेरी ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड ये भी सोचना है कि क्या मुझे अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर आपने ये कंक्लूड कर लिया कि WR रिलायबल नहीं है तो हो सकता है आपको अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम ही करनी पड़ जाए। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि फिर तो WR नाम मिलने जैसा हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो जैसी डाउट हो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैनेजमेंट से जो रिप्रेजेंटेशन मिला है वो और अदर ऑडिट एविडेंस इन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, अगर ऐसा मिला तो इसका मतलब डाउट है, तभी डाउट होगा मुझे। ऐसे केस में मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा ये जानने के लिए, मतलब इस डिस्क्रिपेंसी या इस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मेहनत करने के बाद भी ये इशू अनरिजॉल्व रह जाता है तो मैं रिकंसिडर करूंगा क्या असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस है, और देखूंगा इसका अदर रिप्रेजेंटेशन और अदर एविडेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डन। और फिर फाइनली अगर मैं ये कंक्लूड कर लेता हूं कि WR रिलायबल नहीं है तो मैं देखूंगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मेरी ओपिनियन पे, और हो सकता है मुझे ओपिनियन डिस्क्लेम भी करनी पड़ जाए। फिर अगर मान लो वो WR देने से ही मना कर दें, यहां पर डाउट हो रहा था, यहां पर वो WR देने से ही मना कर दें, मैं तो कह रहा हूं ये पूरा आंसर एक ही समझ लो, ये पूरा आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले रिक्वेस्ट, डिस्कस, यही करता है ऑडिटर हमेशा। प्लीज यार WR दे दो यार, तो डिस्कस मैटर विद मैनेजमेंट, क्यों WR नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर रीएवैल्यूएट देयर इंटीग्रिटी, उनकी ईमानदारी पर डाउट होगा, आज लिख कर क्यों नहीं दे रहे, अगर तुम सच्चे हो तो लिख कर दे दो ना। तो उनकी इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे, है ना। और क्या रीवैल्यूएट करेंगे या और क्या करेंगे, देखेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है अदर रिप्रेजेंटेशन और अदर एविडेंस पर। सर ये तो वैसे ही हो गया जैसा ऊपर था। हाँ, अगर WR की रिलायबिलिटी पर डाउट हो रहा है या WR मिल ही नहीं रहा, दोनों बातें एक ही तो है एक तरीके से। अगर WR रिलायबल नहीं तो कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा नहीं होता तो वही बात थी, और WR नहीं है तो भी वही बात है। तो मैं तुम्हारी इंटेग्रिटी भी देखूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि इसका क्या फर्क पड़ेगा अदर रिप्रेजेंटेशन पे और अदर ऑडिट एविडेंस पे। और फिर फाइनली मैं एक अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा, जैसे कि मैं हो सकता है अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम ही कर दूं, हो सकता है कि मैं कर ही दूंगा अगर मुझे मेन WR ना मिले ना। मेन WR मतलब समझ रहे हैं ना, WR रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब एक ही है, मान लो आप, तो ये पूरा एक ही केस स्टडी के अंदर आप आंसर लिख दोगे कि WR नहीं दे रहे तो पहले डिस्कस करेंगे, फिर उनकी इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे इसका कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा। और भी में अगर हम कंक्लूड कर लेते हैं कि रिलायबल WR नहीं है या वो WR दे ही नहीं रहे, जैसे यहाँ पे तो दे ही नहीं रहे, तो सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसी बात को नीचे भी लिखा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन केस ऑफ नॉन रिलायबिलिटी ऑफ WR अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर WR नॉन रिलायबल है, अगर WR रिलायबल नहीं है या फिर WR मिल ही नहीं रहा है, फेलियर टू प्रोवाइड सच WR, तो आपको क्या करना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। इस पर MCQ बन सकता है कि अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर लिया है कि WR रिलायबल नहीं है, मतलब वो कोई काम का नहीं है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या फिर WR मिल ही नहीं रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझ रहे हो WR कितना इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली WR किससे मांगा जाएगा, MCQ में आ सकता है। सर ऐसे तो सुना है मैनेजमेंट से, हाँ हाँ कुछ अच्छा लिखा है। WR किससे मांगा जाएगा, ऑडिटर सेल रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। MCQ में ये पूरा आंसर होगा, मैनेजमेंट जिसके पास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिनके पास नॉलेज भी है। WR किनसे मांगेंगे, किसी भी मैटर के रिगार्डिंग जिसको उस मैटर को बनाने का नॉलेज भी है और उस मैटर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो आप बात को। तो WR किससे मांगा जाएगा, मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस जिनके पास नॉलेज ऑफ मैटर कंसर्न है। क्या ये क्लियर है? यस सर। यहां पर आपका WR होता है खत्म। बहुत शानदार है बेटा, अच्छे से सुना होगा तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। एक बार आप रिकॉल कर लोगे ना, तुरंत नहीं कह रहा हूं, शाम को या मतलब जैसे अभी पढ़ रहे हो तो अगले दिन, तो बहुत शानदार हो जाएगा, है ना। ओके टाटा, सी यू सून।